आई थिंक ये एनर्जी बैलेंस हमने पढ़ लिया था ना कल। विजिबल है। यस मैम। एनर्जी बैलेंस ही हमने कल पढ़ लिया था ना शायद। यस मैम। इसके आगे से अब हम ये लास्ट थी हमारी शायद स्लाइड ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी बैलेंस क्या है। क्योंकि जब भी हम ओबेसिटी, ओवरवेट, अंडरवेट, इंचेस लॉस, इन सब पे काम करते हैं तो ये टॉपिक हमारा मेन होता है एनर्जी बैलेंस। बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि हम तो बहुत सारी एक्सरसाइज कर करके थक गए, कुछ भी नहीं होता है, 1 इंच भी लॉस नहीं होता है या 1 kg भी लूज नहीं होता है। तो वहां पर क्या रीजंस होते हैं हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसमें सारे एफर्ट्स हम करके थक गए, वो डाइट भी फॉलो कर रहा है, वो एक्सरसाइज भी एक्सपर्ट के अंडर में कर रहा है, उसकी डाइट भी किसी एक्सपर्ट ने ही डिजाइन की गई है, और उसके बाद अगर उसका मान लीजिए वो ओवरवेट है तो वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। या कई व्यक्ति ऐसा होता है कई बार कि एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा रहता है, बिल्कुल लिथार्जिक की जैसे उसमें एनर्जी ही नहीं है, एक चेयर पे बैठा तो अब उठेगा ही नहीं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो बैठता ही नहीं है। ये बच्चों में ज्यादा क्लियरली देखने को मिलता है ना। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए एनर्जी का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। अब ये जो एनर्जी बैलेंस है ये दो सेंस में लेते हैं। एक तो लेते हैं मेटाबॉलिक सेंस में, और दूसरा लेते हैं कि जो उनकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी रहती है उस सेंस में। तो जब हम इसको मेटाबॉलिक रेट के सेंस में लेते हैं तो वहां पर क्या रेशो होना चाहिए कि जितनी भी हम फूड के माध्यम से एनर्जी को इंटेक्ट कर रहे हैं, हम चाहे वो फूड हो या कोई हो सकता है कि लिक्विड हो जिसको हम ले रहे हों, तो वो जो भी ऊर्जा दे रहा है, जितनी भी वो एनर्जी उससे क्रिएट हो रही है, उतनी ही हमें जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म बीएमआर, यानी हम जितनी शारीरिक और डाइजेशन और सब में टोटल एनर्जी जो होती है वो खर्च कर रहे हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। और जब वो एनर्जी का इनटेक और आउटपुट दोनों इक्वल नहीं होता है तो नतीजा क्या होता है कि शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगता है। बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ऐसे नहीं दिखते हैं कि बहुत सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि जहाँ फैट डिपॉजिट हो जाता है वो थोड़ा एक्सेस पार्ट दिखने लगता है। क्योंकि बहुत सारी जगह, खासकर आप देखिएगा कई लोगों को लोअर बॉडी में बहुत अधिक फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उनकी अपर बॉडी तो बहुत स्लिम ट्रिम दिखती है जैसे, लेकिन जैसे ही आप लोअर बॉडी पे जाओ तो वो हैवी दिखने लगती है। किसी की अपर बॉडी हैवी होती है, लोअर स्लिम ट्रिम रहती है, किसी का केवल ट्रंक रीजन बेली पोर्शन बढ़ जाता है। तो ये सभी में डिफरेंट रहते हैं कि कहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है। और जब हम एक एज अ योग थेरेपिस्ट काम करते हैं तो हमको, अगर हम ओबेसिटी पे काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले हमको यही देखना पड़ेगा कि उसके ओबेसिटी का एरिया क्या है। सेकंड देखना पड़ेगा कि क्या उसका मेटाबॉलिक जो रेट है, उसकी एनर्जी बैलेंस है, मतलब जो वो इंटेक ले रहा है और जो आउटपुट दे रहा है वो दोनों इक्वल हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल में फिजिकल वर्क उतना नहीं रहता है, कि सपोज उन्होंने बहुत अच्छी डाइट ली, बहुत अच्छा बैलेंस जो फूड है वो खाया, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ऑफिस में पूरा उनके 6 से 8 घंटे टेबल कुर्सी पर गए, जो आज की जनरेशन फेस कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसका इनपुट जो है वो अधिक हो गया, आउटपुट कम हो गया। तो एक तो ये देखना पड़ेगा। सेकंड हमको देखना पड़ेगा कि उनके हेरिडिटी इश्यू क्या क्या है। कई बार ओबेसिटी हेरिडिटी से भी रहती है, तो वो देखना पड़ेगा। तीसरा हमको उनकी मेंटल पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लगातार स्ट्रेस में है और उनका जो कार्टिसोल है वो लगातार सीक्रेट होता जा रहा है हार्मोन्स, और जो उनकी ओबेसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये तीनों जो रीजन है
इनमें हमको देखना पड़ेगा कि किस कारण से वो ओबेसिटी है, और फिर जब हम वो उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका रीजन ये है, तब उस पर काम करके हम उस ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। अब इसके जो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ये इम्बैलेंस होती है, तो सबसे पहले एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, ई एस इज इक्वल टू ई आई माइनस ई ओ। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो है, वो बताता है कि जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो ई एस के फॉर्म में होती है, और जितना स्टोर एनर्जी को यहाँ पे क्या बोला है, ई एस, और जितनी एनर्जी वो इंटैक्ट करता है वो क्या हो गया, ई आई, और जितनी एनर्जी वो आउटपुट करता है वो ई ओ। तो जो इंटैक्ट एनर्जी है इसमें से यदि आउटपुट जो उसकी एनर्जी है उसको हम माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी में एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है। और जो ये स्टोर होती है एनर्जी, ये कई बार फैट डिपॉजिट का एक कारण बन जाती है। फिर पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस यही है कि जब इनटेक अधिक है और बहुत अधिक इनटेक है, आउटपुट नहीं है, तो क्या होगा कि वो वाइट फैट में डिपॉजिट होती जाएगी, और जिससे वजन बढ़ेगा और मोटापे की संभावना रहेगी। फिर नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी का संतुलन कैसे हम देखेंगे कि जब ऊर्जा का आउटपुट अधिक है, इनटेक कम है, तब क्या होगा कि जो बॉडी में ऑलरेडी पहले से स्टोर्ड एनर्जी है उसको बॉडी यूज करने लगेगी, तो नतीजा क्या होगा कि वजन कम हो जाएगा। और कई बार ये बहुत लंबे समय तक चलने के कारण ये कई बार क्रोनिक या एक्यूट जो है कुपोषण या ऐसा जो माल न्यूट्रिशंस होता है उसके शिकार बन जाते हैं, और इसके कारण ये जो कुपोषण होता है या शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण बहुत सारी दूसरी डिजीज भी उन्हें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में मेटाबॉलिक एडाप्शंस, तो मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस क्या होता है कि जो लंबे समय तक जो उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो बैलेंस रहे। जैसे अगर मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस देखना है, तो मान लीजिए खाने की बहुत कमी हो जाती है, और बॉडी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, तो वो क्या करेगी कि जो डिपॉजिट फैट है एक तो उसको यूज करेगी, दूसरा वो क्या करेगी कि मेटाबॉलिक रेट को कम कर देगी, क्योंकि खाने का उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेटाबॉलिक यदि रेट कम हो जाएगा तो वजन कम करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो कई लोग होते हैं ना जो ऐसा करते हैं कि एकदम डाइट की पोजीशन में चले जाते हैं और बहुत कम खाना कर देते हैं, तो बहुत कम खाना भी मोटापे की एक वजह होती है। ये क्लियर हुआ? फिर इसके बाद में डायनेमिक एनर्जी बैलेंस। मैम रिपीट करेंगे? हाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि लोग डाइट शुरू कर देते हैं और अपने खाने को दुबला होने के लिए जरूरत से ज्यादा कम कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा कम करना मतलब वहीं पर क्या हो गया, ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, और उसके अंदर कौन सी पोजीशन एक शुरू हो गई, एक भूखमरी की, कि मतलब खाना जो है वो बहुत जरूरत से ज्यादा ही कम होने लगा। तो जब ये उसके अंदर एक ऐसी भुखमरी वाली पोजीशन आ जाती है कि खाने की बहुत कमी हो जाती, तब क्या होती है, बॉडी अपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करती है कि मेटाबॉलिक रेट को ही कम कर देती है। तो मेटाबॉलिक जब रेट कम हो जाएगा तो फिर वजन कम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो मेटाबॉलिज्म से ही क्या एनर्जी मिल रही है। तो अगर मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो बॉडी में क्या होगा, एनर्जी कम आएगी। एनर्जी कम आएगी तो 100% वो व्यक्ति बहुत लेथार्जिक रहेगा, बहुत ऐसा उसको लगेगा कि बहुत एनर्जी ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में उसका वजन कम करना बहुत कठिन होता है। तो हमेशा जो बहुत ऐसा बोलते हैं ना, हम तो बहुत कम खाना खाते हैं, हम तो पूरे दिन भर में एक रोटी भी नहीं खाते, वो भी उनके मोटापे की वजह हो सकती है। फिर लास्ट है डायनेमिक एनर्जी बैलेंस। ठीक है,
तो ये भी किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या कैलोरीज को इन कर रहे हैं, इनटेक क्या हो रहा है कैलोरीज का और आउटपुट क्या हो रहा है। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो बॉडी हेल्दी होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ वजन कम होता है तो ये जो प्रक्रिया होती है धीमी हो जाती है, क्योंकि जब शरीर का वजन कम होता है तो एनर्जी की आवश्यकता भी कम हो जाती है। और जब बॉडी हैबिचुअल हो जाती है कि कम इनटेक कम आउटपुट, तभी वो अपने वो जो उसमें चेंजेस हुए हैं उनको मेंटेन रख पाती है। यदि बॉडी इसके हैबिचुअल नहीं होती है और हम सडनली ये चेंज करते हैं कि एक बहुत अच्छा इंटेक था कैलोरी का और सडनली हमने उसको बहुत लो कर दिया, आउटपुट भी लो कर दिया, तो क्या होगा कि जैसे ही वो इस इक्वेशन को छोड़ेगा तो स्नैप बैक इफेक्ट होगा और वो अपनी फिर से कुछ ही दिनों में पुरानी पोजीशन में लौट आएगा। तो इस सेंस में आप देखिए आजकल कमर्शलाइज होने के कारण देखिए बहुत सारे ऐसे फिजिकल वर्कआउट के प्लेसेस होते हैं जहां पर रहता है कि एक मंथ में आप 8 से 10 केजी वेट कम कीजिए। तो ये एक मंथ में 2 मंथ में वो जो भी करते हैं वो कम तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी छोड़ते हैं तो फिर से क्या होगा कि उनका पुराना वेट वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो ये कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउट दोनों का जो इक्वेशन है इसके लिए बॉडी को हैबिचुअल होने तक नहीं रोका है। तो ये एक वापस आने का यही कारण होता है। अब जो कंपोनेंट ऑफ एनर्जी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, तो जो एनर्जी का हम इनटेक करते हैं और उसको जो खर्च करते हैं उनके कंपोनेंट क्या होते हैं। एक तो होते हैं एनर्जी इनटेक। एनर्जी इनटेक कैसे लेंगे आप? कैलोरीज में लेंगे कि जो भी आप मैक्रो न्यूट्रिशंस ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है, इन सब से जो एनर्जी मिल रही है वो आप लेंगे कि इतने किलो कैलोरी या इतने कैलोरीज हमने आज जो खाना लिया उसमें इतने एनर्जी इतनी कैलोरीज थी। फिर एनर्जी आउटपुट मतलब जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है। अब ये जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है जिसको शॉर्ट में TDEE कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है या किस किस चीजों को जोड़ के बनता है। एक तो BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि जब आप आराम की पोजीशन में है, रेस्टिंग की पोजीशन में, मान लीजिए सो रहे हैं, लेट के टेलीविजन देख रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में जैसे ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पंप होना, फूड डाइजेस्ट होना, तो ये सारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम CNS आपका जो वर्क करता रहता है उसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR। दूसरी एनर्जी क्या होती है? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब आपने जो खाने को खाया है उसके डाइजेशन, उसके एब्जॉर्प्शन, उसके मेटाबॉलिज्म और उसके एक्सक्रीशन, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी लग रही है वो क्या होगी? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और ये कितनी होती है? 10% होती है टोटल एनर्जी कंजम्पशन के। और जो ऊपर वाली थी BMR वो कितनी होती है? 60 से 75%। और थर्ड होती है एक्टिव इंड्यूस्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर AEE जिसको हम बोलते हैं एक्टिव। जब फिजिकल जो एक्टिव जब हम रहते हैं, जैसे हम मान लीजिए अभी इस पोजीशन में कि हम बैठ रहे हैं, थोड़ी देर में उठेंगे, मान लीजिए प्यास लगी तो पानी पीने गए, फिर थोड़ी देर में हमने कोई एक्सरसाइज की, फिर थोड़ी देर में हमने किचन के कुछ काम किए। तो ये जब फिजिकली हम एक्टिवेट होते हैं तो उस समय जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है? AEE एक्टिविटी इंड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जीज आती है? एक तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं लेकिन बाकी मूवमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मान लीजिए कहीं जाना है तो हम पैदल चल के जा रहे हैं, तो ये जितनी भी दोनों तरह की एक्सरसाइज हैं इनको मिला के जो है वो AEE बनता है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज वाली एनर्जी है उसको E8T बोला है
और जो नॉन एक्सरसाइज वाली एक्टिविटीज हैं उनको NEAT इस नाम से बोला गया है। तो मतलब AEE क्या हो जाएगा, EAT प्लस NEAT। अब जब ये मेटाबॉलिक जो रेट है ये इम्बैलेंस होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। तो जब ये मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है तो बहुत समय तक जब वो जो पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस है, जहां पर कि हम जितना इनटेक कर रहे हैं उतना ही आउटपुट दे रहे हैं, वो बहुत बैलेंस नहीं रह पाता है। तो उसके कारण क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, फैट स्टोर होने लगता है, और कुछ मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, वो होने लगते हैं। वहीं पर हार्मोन्स रेगुलेशन, तो जब जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है तो ये क्या करता है कि जो फैट को सेटिस्फाई होने के या पेट में भूख लगने के या हार्मोन्स के उपयोग करने के, इन सब चीजों के इंडिकेशन देता है। और जब ये हाइपोथैलेमस से जो सिक्रेशंस होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत क्रोनिक इम्बैलेंस ओबेसिटी हो जाती है, या फिर लैक्टिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये भी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे हमने बोला कि कार्टिसोल या हार्मोन्स कोई एक्सेस सीक्रेट होने लगते हैं जो बैड हार्मोन्स है ना, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर सबस्ट्रेट स्टोरेज, मतलब जब पॉजिटिव संतुलन तो होता है तो क्या होता है कि जो फैट होता है वो फैट टिश्यूज में स्टोर होता जाता है, और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी ग्लाइकोजन में स्टोर होता जाता है। लेकिन जब नकारात्मक होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, तो क्या होता है कि जो फैट के स्टोर है वहीं पर फैट डिपॉजिट होता है, जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है, उसकी जगह वो फैट मसल्स में ही स्टोर होने लगता है, और नतीजा क्या होता है कि फैट जो है वो इंक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पर एक दिया है कि कितने किलो कैलोरीज पर डे एक अप्रोक्सीमेट लेना चाहिए। तो 1 से 3 साल का जिनका बॉडी वेट 13 के लगभग है उनको 1060। तो यहाँ पर पूरे 17 साल तक के एज के ग्रुप के लोगों को कितनी किलो कैलोरी पर डे लेना चाहिए, एक टेंटेटिव यहाँ पर स्केल दिया। ये भी डिपेंड करेगा कि उनकी एक्टिविटी क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनके बॉडी का टेक्सचर क्या है, नेचर क्या है, उन सब पर ये डिपेंड करेगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया। अब जो वजन है उसको बनाए रखने के लिए जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि व्यक्ति की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्किंग प्लेस क्या है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड स्केल देखें तो एक एडल्ट अगर फीमेल में देखें तो 1600 से लेके 2400 तक की किलो कैलोरी, और मेल के लिए देखें तो 2000 से लेके 3000 तक की किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी का वर्क स्टाइल ऐसा है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं है तो ऑब्वियसली फिर उनको कम कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा, यही फीमेल पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड स्केल दिया है, बाकी डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो अगर एक हम की फैक्टर देखें और एक एस्टिमेटिक देखें तो फीमेल्स के लिए वो किस तरह की एक्टिविटी कर रही है इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक बेसिक हम जो देखें वो 1600 से लेके 2400 किलो कैलोरी पर डे उनको कंज्यूम करना चाहिए। मेल्स के लिए ये 2000 से 3000 की है। फिर उनके एक्टिव लेवल क्या है कि जो सेडेटरी लाइफ स्टाइल को जीते हैं तो 100% इससे कैलोरी कम हो जाएगी उनके लिए। और अगर जो वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए भी कम से कम 500 कैलोरी कम लेने की सलाह दी जाती है। और जो न्यूनतम है वो फीमेल्स के लिए कितनी बताई है, 1200, और पुरुषों के लिए 1500। इससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो डाइट करे या और कोई भी चीजें करे।
अब कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? तो वही है कैलकुलेशन इसका कि आप अपना बीएमआर देखें कि जो रेस्टिंग पोजीशन में कितनी कैलोरी लगती है, फिर टीडीईई मतलब पूरे दिन भर की जो कैलोरी है वो कितनी लगनी चाहिए, और उसके बाद कैलकुलेशन कर लें उसमें आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, इन सब की भी जरूरत पड़ती है। और उसके हिसाब से अगर टेंटेटिव देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि मेल और बॉयज और गर्ल्स की कितनी कितनी एज में, लगभग 3 साल से 15 साल तक का दिया है। ये एक स्केल है, स्टैंडर्ड स्केल है, बाकी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर क्या होता है और इसका कैलकुलेटर कैसे होता है, कैसे करते हैं हम इसको? तो ये जो बीएमआर होता है ये कैलोरी की न्यूनतम मात्रा है जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है कि ले। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो अगर ये जेंडर के हिसाब से रहता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर पिक्चर में इसका फॉर्मूला भी दिया गया है जो आप देख सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, इन सब पर ये डिपेंड करता है ये रेट। और इसको हैरिस बेनेडिक्ट जो इक्वेशन होती है, फॉर्मूला, उसके हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है। मेल के लिए कैलकुलेट करने में जो मेल के सामने फॉर्मूला दिया है 88.362 प्लस 13.397 इंटू वेट इन किलोग्राम प्लस 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5.677 इंटू एज इन ईयर। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेल फीमेल के लिए यहाँ दो अलग अलग इक्वेशंस दिए गए। और ये जो बीएमआर फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ये प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है? तो ये जो मसल्स मास है वो इसको बीएमआर को बढ़ा देता है। फिर इसके बाद में एज का फर्क पड़ता है, डाइट आप कैसी ले रहे हैं, कैसे टेम्परेचर में आप रह रहे हैं, उन सब चीजों पर इसका फर्क पड़ता है। और वजन घटाने या बढ़ाने के लिए जो कैलोरी की मात्रा हम डिसाइड करते हैं वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए? टीडीईए मतलब आपके पूरे दिन के कैलकुलेशन में जितनी भी एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यदि ये बीएमआर 18.5 से 24.9 आ रहा तो ये नॉर्मल है, उससे कम आ रहा है तो अंडर वेट है, 24.9 से मतलब 25 से आ रहा है तो ये ओवर वेट है, अगर उससे आ रहा है तो ऑप्स है, और एक्सट्रीमली ओवर वेट है यदि आप 35 से अधिक आपका आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन बीएमआर का कैलकुलेशन है। फिर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे हम करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम करेंगे 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इन एज इन ईयर्स माइनस 161। तो ये जो है ये फॉर्मूलेस दिए गए हैं कि किस तरह से हम बच्चों में निकालते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है मिफ्लिन सेंट जियोर। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जिससे बीएमआर निकाल सकते हैं हम, और वो भी यहाँ पर देखिए अलग अलग दिया गया है। ये मेल के लिए है, ये बी एम आर इज इक्वल टू 10 इंटू हाइट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, सॉरी फर्स्ट वेट था ना, माइनस 5 इंटू एज इन ईयर। वहीं फीमेल के लिए दिया गया है 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस एज इन ईयर। तो इस तरह से ये मेल फीमेल के लिए बीएमआर निकाल सकते हैं। अब बीएमआर जब निकाल लिया तो अगर बीएमआर 1.2 आता मतलब आपका बिल्कुल भी व्यायाम या कम व्यायाम वाले हैं। अगर 1 पॉइंट बीएमआर से ये इंटू करना है 1.2, ठीक है। फिर अगर आपको बीएमआर से 1.5
375 को इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा एनर्जी का एक्सपेंडिचर कि आप कितना हल्का कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। अगर इसके बाद मध्यम रूप से जो सक्रिय हैं, जो बहुत अधिक हैं और जो अतिरिक्त सक्रिय हैं, तो आप अपने बीएमआर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। फिर इसके लिए आपके गोल क्या होना चाहिए? अगर आपको जो वजन आपका है वो मेंटेन करना है तो जो कैलोरी का सेवन आपका ये ऊपर ये दिया ना फॉर्मूला, ये इससे आपका आ जाएगा कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है, जिस तरह की भी आपकी लाइफ स्टाइल हो तो उसके हिसाब से आप कैलोरी लें। अगर वजन घटाना है तो आपको जो कैलोरी आती है उससे 500 से 1000 कैलोरी तक पर डे कम कर दें। यदि बढ़ाना है तो 500 से 700 कैलोरी तक बढ़ा दें। और जो महिलाएं हैं उनमें 8 से 10 पाउंड और पुरुषों के लिए जो एम होना चाहिए वो 9 से 11। कम सक्रिय जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा और कम या अधिक कम संख्या हो सकती है। फिर अगर वजन बढ़ना घटना है तो लगभग 3500 कैलोरी लगभग 1 पाउंड के बराबर होती है। ये एक फॉर्मूला दिया है। और इसमें जो शारीरिक बॉडी कॉम्पोजिशन है वो कैच मैक ऑर्डर फॉर्मूला उन लोगों के लिए बेहतर है जिनमें फैट का परसेंटेज ज्ञात हो कि कितना परसेंटेज है फैट का। अब फिर ये जो बीएमआर है और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट, तो ये जो बीएमआर है ये इंटरचेंज होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट RMR। जब बीएमआर मिनिमम नंबर की कैलोरी को में रिक्वायर्ड होता है और ये जो बेसिक फंक्शन एट रेस्ट है उसमें जो भी फंक्शंस बेसिक होते हैं उन सब में ये यूज होता है। तो ये जो रेस्टिंग वाला मेटाबॉलिक रेट है इसको REE भी कहते हैं। और ये जब आप रेस्ट करते हैं उस समय जो बॉडी यूज कर रही है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये है कि ये जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बीएमआर है इसमें हो सकता है कि आप जागते समय भी रेस्ट कर रहे हो, जैसे टेलीविजन वगैरह देखना। और ये जो REE है तो ये पूरी होता है कि जब आप सो रहे हैं उस समय आपकी बॉडी जिस एनर्जी को यूज कर रही है। तो एक माइनर सा दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें बीएमआर के अंतर्गत ही आ जाती हैं। फिर स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, ये थार्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो हमने डाइजेशन के लिए एनर्जी यूज किया है, तो वो क्या होती है कि ये जो इसको हम SDA भी कहते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। और ये क्या होती है कि ये जो भोजन को जितना भी डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना या उसकी जो जो भी प्रोसेस है उसके लिए जितनी भी एनर्जी बॉडी यूज करती है वो सब इसके अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर इसका डिटेल क्या है कि एनर्जी कॉस्ट मतलब एक दिन में आप जितनी भी एनर्जी लेते हैं तो जो SDA है वो लगभग 10% हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह का भोजन आप ले रहे हैं, क्योंकि हर भोजन के अपने डाइजेशन के आवर्स अलग अलग होते हैं, डाइजेशन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे अधिक एनर्जी खर्च होती है, उसके बाद लिपिड या फैट और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में लगभग 5% एनर्जी ही खर्च होती है। फिर इसकी प्रोसेस क्या होती है कि जब भी आप कोई खाना लेते हैं तो उसको मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस होकर उससे एनर्जी को क्रिएट होना, फिर जो बचा हुआ फैट है उसका स्टोर होना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और उनका मेजर कैसे करते हैं कि ये जो एनर्जी उत्पन्न होती है तो वो एनर्जी को देखकर और उसके बाद उस एनर्जी में से जितनी भी डाइजेशन में जितनी एनर्जी लगी, डाइजेशन के लिए हीट प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी लगती है, मेटाबॉलिज्म में जो लगती है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ लिपिड, तो लिपिड में सबसे अधिक किसमें लग रहा है? प्रोटीन में।
प्रोटीन के बाद लिपिड में कितना लगता है? लिपिड मतलब फैट। तो इसमें लगभग 15% लगता है फैट को डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी लगती है। और सबसे कम लगता है कार्बोहाइड्रेट में लगभग 5% ही लगता है। फिर ये जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट है और जो एसडीए है। तो ये दोनों को ही मिला के जो टोटल एक कंप्लीट डे का एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बनता है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद ही जो TDEE है उसका रेशो आता है। अब एक मुख्य अंतर हम देख लें तो जो BMR है वो विश्राम के समय जो ऊर्जा लगती है, और SDA है जो ये भोजन के समय लगती है। दोनों में अंतर ये है, क्योंकि इसको BMR के अंतर्गत क्यों रखा है? क्योंकि मान लीजिए आप खाना खा के लेट गए तो भी तो आपकी रेस्टिंग पोजीशन में डाइजेशन एनर्जी लगती रहेगी, है ना। तो SDA है ये मुख्यतः क्या है, जो आपने खाना खाया और एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक में जैसे ही खाना गया वहां से उसके डाइजेशन, उसमें फिर उसका एब्जॉर्प्शन, फिर बॉडी में सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन, इन सब के लिए जितनी भी एनर्जी बॉडी को जरूरत होती है वो SDA होती है। और जो BMR हो वो भोजन ग्रहण करने के बाद उपवास की स्थिति में मापा जाता है, और SDA केवल भोजन के बाद ही होता है। मतलब आपने खाना खाया और उसको पचने तक में जो एनर्जी लगी वो SDA है। लेकिन जो BMR है कि जैसे आपने मान लीजिए या तो उपवास की स्थिति में, या फिर आपने 6 बजे खाना खा लिया और आप 10 बजे सोने गए। तो जब आप 10 बजे सोने गए तो ऑब्वियसली 3 से 4 घंटे में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। तो फिर उस स्थिति में आपको जो एनर्जी लग रही है वो BMR होती है। तो संक्षेप में क्या है कि BMR वह ऊर्जा है जो आप बिना कुछ किए खर्च करते हो, जबकि SDA भोजन करने की चयापचय लागत है। और शारीरिक गतिविधि के साथ मिलकर ये दोनों आपकी कुल एनर्जी में ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब ये फिजिकल एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म हम कर लेते हैं। बहुत सारी स्लाइड है, पढ़ने में मजा भी, इंटरेस्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, कई जगह मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्योंकि ये जो बहुत डीप में जब हम जाते हैं ना तो उतना डिटेल मोस्टली हमारे रेगुलर उसमें यूज नहीं होता है ना। इन जनरल हम थोड़ा सुपरफिशियल वाले ही पोर्शन यूज करते हैं।